हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लेकर आई हूँ एक्सक्लूसिवली बीपीएससी 102 जून 2025 का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा सिर्फ उन्नति एजुकेशन पर और कहीं नहीं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपकी कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो मिस ना हो। चलिए क्वेश्चन पेपर देखेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले यह है आपका बीपीएससी 102 कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया जून 2025। 3 आवर्स का आपका पेपर है, 100 मार्क्स का रहेगा। आपको टोटल 5 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं और हर सेक्शन से आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही हैं। और जो आपका आंसर रहेंगे बच्चों वो रहेंगे आपके 400 वर्ड्स ईच। चलिए सबसे पहले हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर 1 पर। एक्सप्लेन द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सॉल्यूशन पर आते हैं बच्चों। सबसे पहले जो आपके लिए सबसे जरूरी है वो है आपका इंट्रोडक्शन। हर आंसर से पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है एंड देन उसके बाद आप अपनी हेडिंग से सब हेडिंग स्टार्ट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो फ्रेमवर्क है वो बहुत ही वेल डिफाइंड फिलोसफिकल आइडियाज के ऊपर बेस्ड है। ये एम्बॉडाइज करता है आपके विजन ऑफ सोसाइटी को जो चाहता है एक बैलेंस इंडिविजुअल फ्रीडम विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। जो मेकर्स थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने, उन्होंने डाइवर्स आइडियोलॉजिकल ट्रेडिशंस जो थी उसको एड्रेस किया था इंडियन हिस्टोरिकल कंडीशंस के साथ, सोशल डाइवर्सिटी एंड एस्पिरेशन फॉर जस्टिस, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ये जो आपके फिलोसफिकल फाउंडेशंस थे इन्होंने गाइड किया आपके स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट और रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन अथॉरिटी दोनों को ही। अब आता है सबसे पहले आपका फिलोसफिकल फाउंडेशंस। तो फर्स्ट आता है आपका लिबरल फिलोसफी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपहोल्ड करता है आपके इंडिविजुअल की डिग्निटी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी को। ये गारंटीड करता है सिविल लिबर्टी, एंश्योर करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। एंड द थर्ड इज द रूल ऑफ लॉ। ये लिमिट करता है आर्बिट्रेटरी एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द अथॉरिटीज़। नेक्स्ट आता है आपका डेमोक्रेटिक आइडल्स। पॉपुलर सोवर्जिनिटी जो है वो आपका कोर प्रिंसिपल है। सेकंड इज पॉलिटिकल पावर जो है वो अल्टीमेटली रेस्ट करती है विद द पीपल। थर्ड इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो इंश्योर करती है पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन को। फोर्थ, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को। थर्ड आता है अब आपका सोशल जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है डीपली अनइक्वल सोसाइटी को। फोर्थ इज उसका मेन एम है कि सोशल हायरार्कीज और हिस्टोरिकल इनजस्टिस को रिमूव करना। नेक्स्ट इज इक्वालिटी जो है वो उसको अंडरस्टूड किया जाता है नॉट एज अ लीगल इक्वालिटी बट ऑल्सो अ सोशल फेयरनेस। फोर्थ इज जो आपके स्पेशल मेजर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं डिसएडवांटेज सेक्शंस को ताकि वो लीगल इक्वालिटी को इंश्योर कर सके, लीगल इक्वालिटी को इंश्योर कर सके। फोर्थ इज सोशलिस्टिक ओरिएंटेशन। इकोनॉमिक जस्टिस जो है उसको कंसिडर किया जाता है एज असेंशियल फॉर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है रिडक्शन ऑफ वेल्थ कंसंट्रेशन को। वेलफेयर जो है सारे सेक्शंस के लोगों को उसको प्रायोरिटाइज किया गया है ओवर द अनचेक्ड मार्केट फोर्सेस। एंड द नेक्स्ट स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपकी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की उस पर एम्फेसिस किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्युलरिज्म। तो स्टेट को मेंटेन किया गया है उसके न्यूट्रलिटी के बेस पे इन द मैटर ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड वर्शिप जो है उसको गारंटेड किया गया है टू ऑल द इंडिविजुअल। नो रिलीजन इज ग्रांटेड सुपेरिटी और स्टेट पैटर्नज। ये जो प्रिंसिपल है स्ट्रेंथन करता है आपकी यूनिटी को इन अ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। एंड द नेक्स्ट आता है आपका गांधीयन थॉट्स। मॉरल वैल्यूज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं गवर्नेंस को। एम्फेसिस किया गया है नॉन वायलेंस, सोशल हार्मनी एंड डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर। लोकल गवर्नेंस जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एट द ग्रास रूट लेवल। और एथिकल कंडक्ट एंड ड्यूटीज़ जो है वो सेंट्रल है फॉर द सिविक लाइफ। नेक्स्ट आता है आपका नेशनलिज्म एंड यूनिटी। कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट कर रहा है यूनिटी को वाइल रिस्पेक्टिंग द डाइवर्सिटी। वो बैलेंस कर रहा है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी को विद द रीजनल ऑटोनॉमी। एंड द नेक्स्ट इज नेशनल इंटीग्रेशन को आप अचीव कर सकते हैं थ्रू शेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। और एट लास्ट बच्चों आपका आएगा क्रिटिकल नोट और एट एंड में आप अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे 2 से 3 लाइन्स के अंदर। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। आंसर पर आते हैं बच्चों। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका जो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है वो एक असेंशियल पिलर्स है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के। दोनों का ही एम है टू इंश्योर सोशल जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। और वो डिफर करते हैं सिग्निफिकेंटली इन नेचर, स्कोप
एनफोर्सेबिलिटी एंड पर्पस में, और ये रिफ्लेक्ट करते हैं बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल फ्रीडम एंड कलेक्टिव सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। अब आते हैं उसके डिफ्रेंसिएशन पे। तो फर्स्ट आता है बच्चों आपका मीनिंग। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बेसिक राइट हैं जो गारंटेड कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को कि वो उनके फ्रीडम, डिग्निटी एंड इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो है वो गाइडलाइंस है जो स्टेट प्रोवाइड कर रही है ताकि वो एक सोशल इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कर सके और इस्टेब्लिश कर सके एक वेलफेयर ओरिएंटेड सोसाइटी को। नेक्स्ट है आपका लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिसेबल हैं, दैट मीन्स वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो कोई भी अगर वायलेशन होता है तो आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के थ्रू चैलेंज कर सकते हैं। वहीं पर जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो नॉन जस्टिसेबल हैं, ये एनफोर्स बाय कोर्ट नहीं है और बट ये आपके फंडामेंटल हैं इन गवर्नेंस। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव एंड फोकस। फंडामेंटल राइट्स का फोकस जो है उसका फोकस है इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट द आर्बिट्री स्टेट एक्शन और इंश्योर करना सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो फोकस करते हैं आपके सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स पर, जैसे कि आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड पब्लिक वेलफेयर। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका स्कोप ऑफ एप्लीकेशन। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रिमिनरी कंसर्न करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उनको गाइड करते हैं स्टेट इन पॉलिसी मेकिंग के अंदर ताकि वो सोसाइटी का एज अ होल बेनिफिट कर सकें। नेक्स्ट आता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन। फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका फिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है और उनको रिक्वायरमेंट होती है एक फॉर्मल अमेंडमेंट फॉर अ चेंज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वही वो फ्लेक्सिबल हैं, डिपेंड करते हैं वो रिसोर्स, प्रायोरिटीज़ और कैपेसिटी ऑफ स्टेट पर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट आता है आपका सैंक्शन एंड रेमेडीज़। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है वो इन्वाइट करता है लीगल रेमेडीज़ एंड जुडिशियल इंटरवेंशन, बट नॉन इम्प्लीकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो कोई लीगल सेंशन जो है वो अट्रैक्ट नहीं करता, बट आपको पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म जो है वो झेलना पड़ सकता है। एंड द लास्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन द टू। इनिशियली दोनों को एज अ सेपरेट देखा जाता है बट दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फंडामेंटल आपका इंश्योर करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसका एम है आपका सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखना। और एट लास्ट बच्चों आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इज इंडियन प्रेसिडेंट मेयरली अ रबर स्टैम्प, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन विच प्रेसिडेंट कैन एक्ट ऑन हिज और हर डिस्क्रिशन। आंसर बनाएंगे स्टूडेंट। आपके जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो एक आपके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है और वो फंक्शन करते हैं विद इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। ऑल्दो उनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो फॉर्मली जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, पर जनरली वो एक्सरसाइज होती है ऑन द एडवाइस ऑफ अ काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ एक रबर स्टैम्प है। हाउएवर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ सर्टेन सिचुएशंस के अंदर प्रेसिडेंट को एक्ट करने की परमिशन देता है विद डिस्क्रिशन, और उनको एक ऑफिस ऑफ इम्पॉर्टेंस कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है आपका इज द प्रेसिडेंट अ रबर स्टैम्प। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस प्रेसिडेंट जो है वो एज अ एक्ट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये जो लिमिटेशन है ये इंश्योर करती है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को, बिकॉज जो रियल पावर है वो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव के पास ही है। हाउएवर जो प्रेसिडेंट है मैकेनिकली तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट कॉन्स्टिट्यूशन जो उनको ग्राउंड करता है फॉर द स्पेस ग्रांट करता है जजमेंट की स्पेस, कॉशन और कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डनशिप के तौर पे। इसलिए जो उनकी डिस्क्रिप्शन है प्रेसिडेंट की वो मेरली एक रबर स्टैम्प जो है वो इनकम्प्लीट है और मिसलीडिंग है। अब आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर डिस्क्रिशनरी पावर। तो फर्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ऑल्दो कोई सिंगल पार्टी कमांड अगर क्लियर मेजॉरिटी के साथ जीतती है तो प्रेसिडेंट जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है इस डिस्क्रिशन को प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए। प्रेसिडेंट जो है उसका एसेस होना चाहिए कि वो किसको सिक्योर करना चाहते हैं मेजॉरिटी सपोर्ट के साथ लेजिस्लेचर के अंदर। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। प्रेसिडेंट जो है वो रिफ्यूज़ कर सकता है डिसोल्यूशन की रिक्वेस्ट को अगर अल्टरनेटिव गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हो जाती है। तो ये जो डिस्क्रिशन है बहुत ही क्रूशियल है ड्यूरिंग द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के टाइम पे। नेक्स्ट इज रिजर्वेशन ऑफ बिल। प्रेसिडेंट जो है वो कुछ बिल्स को रिजर्व करके रख सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन, और ये जो पावर है अलाउ करती है प्रेसिडेंट को ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स को सेफगार्ड कर सके। फोर्थ इज अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जो लिंक एज अ एक्ट काम करते हैं एज अ लिंक बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट।
ये जो रोल है कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस का एक्सेप्शनली इन द फेडरल रिलेशनशिप। नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ अ वीटो पावर। प्रेसिडेंट जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके सस्पेंशन वीटो को बाय रिटर्निंग अ विल टू द रिकन्सिडरेशन। ऑल्दो ये लिमिटेड ही है बट ये इंश्योर करता है लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी को। नेक्स्ट इज रोल ड्यूरिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस। अगर किसी ऐसी सिचुएशन में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाती है तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो है बहुत ही क्रूशल रोल जो है वो प्ले करता है बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेसमेंट। एंड लास्ट आ जाता है स्टूडेंट आपका सीकिंग इन्फॉर्मेशन। प्रेसिडेंट जो है वो जो भी इन्फॉर्मेशन लेता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लेता है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी डिसीजन और इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी को। और एट लास्ट आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको शॉर्ट नोट लिखना है 200 वर्ड्स के अंदर। फर्स्ट है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड बी में आपको दिया गया है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर पर आते हैं हम। सबसे पहला ए जो था वो था आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम। पहले आएंगे हम इंट्रोडक्शन पर। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो आपका फॉर्म है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर से ड्रॉन होता है और रिमेन रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये एम्फेसिस करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, अकाउंटेबिलिटी पर, कोऑर्डिनेशन पर बिटवीन द लॉ मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम आते हैं इसके मेन फीचर्स पर। एग्जीक्यूटिव जो है उसमें आपके प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो आते हैं। सेकेंड जो आपका प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं और जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो नॉमिनल रोल जो होते हैं वो प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव जो है उनको कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके लोअर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर के लिए। इनका क्लोज रिलेशनशिप होता है आपका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के साथ। मिनिस्टर जो हैं वो अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए थ्रू क्वेश्चंस, डिबेट्स एंड मोशन। सिक्स्थ इज गवर्नमेंट जो है वो पावर के अंदर रह सकती है जब तक उसको मेजॉरिटी का सपोर्ट मिलता रहता है। सेवन पार्टी जो है वो डिसिप्लिन प्ले कर इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है ताकि वो स्टेबिलिटी इंश्योर कर सके। एंड द एट्थ इज़ कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो अलाउ करती है सिस्टम को ताकि वो चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशंस को अडॉप्ट कर सके। और एट लास्ट आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। और अब हम आते हैं उसके बी पार्ट में जिससे आपसे बेसिक स्ट्रक्चर पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बेसिकली जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसका मतलब है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो फॉर्म हुए हैं, जिसने फॉर्म किया है फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को। और ये जो प्रिंसिपल है इनको बहुत ही असेंशियल समझा जाता है फॉर प्रिजर्विंग द आइडेंटिटी, स्पिरिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स। अब आते हैं आपके कोर एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी है। सेकेंड, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करती है पॉपुलर सोवर्जिनिटी को। थर्ड, सेक्युलर कैरेक्टर जो है वो गारंटी कर रहा है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द फेथ। फोर्थ, फेडरल सिस्टम जो है वो मेंटेन कर रहा है बैलेंस का सेंट्रल अथॉरिटी और रीजनल ऑटोनॉमी के साथ। फिफ्थ, सेपरेशन ऑफ जो पावर है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का। सिक्स्थ, रूल ऑफ लॉ इंश्योर कर रहा है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड लिमिटेशन ऑफ पावर। सेवन्थ, जुडिशियल रिव्यू जो है वो प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्रीज एंड राइट को। एंड एट्थ, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है वो एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे काम करती है। अब आता है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्रिवेंट करता है आर्बिट्रेटरी चेंजेस को जिसकी वजह से कोर वैल्यूज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम की डैमेज हो सकती हैं और इंश्योर करता है स्टेबिलिटी को वाइल अलाउइंग अडॉप्टेबिलिटी थ्रू अ लिमिटेड अमेंडमेंट्स। और आपका आ जाएगा उसके बाद क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। अब हम आते हैं अपने सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2 स्टार्ट करने से पहले बच्चों जो सबसे ज़रूरी है कि आपके पास टाइम कम है और आपको स्मार्ट स्टडी करनी है और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेने होंगे लास्ट 5 ईयर के पेपर्स विद सॉल्यूशन ताकि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न और आपको आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करने हैं वो पता लग सके। और वो आपको कहाँ से मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ उन्नति एजुकेशन से। तो उसके लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं या विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को unnatieducations.com, जहाँ पर आप इग्नू पर जाएंगे और वहाँ पर आपको एडमिशन, सॉल्व असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, गेस्ट पेपर, नोट्स सब कुछ अवेलेबल है सिर्फ एक क्लिक पर। तो बिल्कुल लेट मत करें और हमारी टीम को अभी कांटेक्ट करें और स्मार्ट स्टडी करें ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। अब हम आते हैं अपने सेक्शन 2 के टूवर्ड्स जिसमें हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। एक्सप्लेन द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सॉल्यूशन पर आते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो आपकी हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है कंट्री के अंदर, और यही आपके फाइनल इंटरप्रिटेटर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करते हैं फॉर मेंटेनिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, इंश्योर करते हैं जस्टिस को। और एज अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये एक्ट करते हैं एज अ चेक ऑन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, और ये देयर बाय स्ट्रेंथनिंग करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को एंड रूल ऑफ लॉ को। अब आ जाता है आपका जुडिशियल पावर। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ओरिजिनल जुरिडिक्शन है उसकी, जो भी डिस्प्यूट होता है यूनियन एंड स्टेट का अमंग द स्टेट, वो इंश्योर करता है फेडरल बैलेंस को। ये एक्सरसाइज करता है एपीलेट जुरिडिक्शन को इन सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, और सर्व करता है एज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। थर्ड, थ्रू एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ये देता है अपने ओपिनियन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर जो प्रेजेंट रेफर करते हैं। एंड द फोर्थ इज कोर्ट के पास पावर होती है रिव्यू करने की, ये अलाउ करता है अपनी ही जजमेंट को वो कंसिडर कर सकते हैं ताकि वो कोई भी जस्टिस का मिसकैरेज जो है वो प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका इंटरप्रिटेशन एंड गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इंश्योर करता है कि जो भी लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को कंफर्म करें। सेकंड, ये डिक्लेयर करता है लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर वो वायलेट करते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को। थर्ड, थ्रू जुडिशियल रिव्यू वो सेफगार्ड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को और लिमिट करते हैं आर्बिट्रेटरी यूज ऑफ पावर। फोर्थ, जो कोर्ट है वो उसने डेवलप किया है डॉक्ट्राइन को, जैसे कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी को। अब आता है आपका नेक्स्ट, प्रोटेक्टर ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को अंडर इट्स जुरिडिक्शन। सेकेंड, ये इशू करते हैं रिट्स को, जैसे कि आपके हेबिस क्रॉप्स, मैंडेमस, प्रोहिबिशन कैट्रॉय एंड द क्यू वारंटो। थर्ड, ये एक्सपेंड करते हैं एक्सेस टू जस्टिस को थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दैट इज PIL, और अनेबल करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स को फॉर अ डिसएडवांटेजेस ग्रुप। एंड द फोर्थ इज कोर्ट इंटरप्रिटेट करता है राइट्स को डायनामिकली, जो रिस्पॉन्ड करते हैं चेंजिंग सोशल नीड्स के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आ जाता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरविजनरी फंक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द जुडिशियल सिस्टम एट द नेशनल लेवल, और ये फ्रेम करता है रूल्स को फॉर कोर्ट प्रोसीजर, रेगुलेट करता है कंडक्ट ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स, और ये सुपरवाइज करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को ताकि वो इंश्योर कर सके एफिशिएंसी इन जुडिशियल डिसिप्लिन को। और एट लास्ट बच्चों आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डिस्कस। आंसर पर आएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? ये आपकी फंडामेंटल गाइडलाइंस हैं जो बनाई गई हैं ताकि वो स्टेट को गाइड कर सके फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। उनका मेन एम है एक सोशल, इकोनॉमिक और डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना और इंश्योर करना जस्टिस, इक्वालिटी एंड वेलफेयर फॉर ऑल द सिटीजन। ऑल्दो ये एनफोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है, बट ये फॉर्म करते हैं मॉरल एंड पॉलिटिकल फाउंडेशन को ऑफ अ डेमोक्रेटिक स्टेट। अब आ जाता है बच्चों आपका मीनिंग एंड नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो आइडियल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं जो स्टेट को अपनी माइंड में रखने चाहिए वाइल मेकिंग एनी लॉ एंड पॉलिसीज। ये फोकस करते हैं ऑन अचीविंग अ वेलफेयर स्टेट बाय प्रमोटिंग अ सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड पब्लिक वेलफेयर। ये जो प्रिंसिपल हैं नॉन जस्टिसिएबल हैं, मतलब सिटीजन जो है उनको डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते फॉर देयर एनफोर्समेंट, और ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, वो डायरेक्शन देते हैं स्टेट को फॉर अ पॉजिटिव एक्शन। नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो फर्स्ट आता है आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। इसका मेन एम है इक्वालिटीज़ और इन इनकम एंड स्टेटस को रिड्यूस करना, इंश्योर करना कि एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिल सके, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर। प्रमोट करते हैं वेलफेयर मेजर्स को, जैसा आपका पब्लिक असिस्टेंस एंड सोशल सिक्योरिटी। सेकंड आता है आपका गांधीयन प्रिंसिपल। ये रिफ्लेक्ट करता है आइडियल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस को। एम्फेसिस है आपका विलेज सेल्फ गवर्नमेंट पे, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज पे एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ वीकर सेक्शन। और ये एनकरेज करते हैं प्रोविजन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस जो आपकी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। थर्ड आ जाता है स्टूडेंट आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ये फोकस कर रहे हैं लीगल, एजुकेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पर। सेकंड, ये स्ट्रेस कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल लॉ पर, फ्री लीगल एड एंड सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। एंड द नेक्स्ट इज प्रमोट कर रहे हैं इंटरनेशनल पीस को एंड इंटरनेशनल लॉज की रिस्पेक्ट को। नेक्स्ट आ जाता है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है?
तो ये एक क्लियर विजन देते हैं एक वेलफेयर ओरिएंटेड सोसाइटी के लिए। ये एक्ट करते हैं एज अ गाइडलाइंस फॉर लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर के लिए इन गवर्नेंस। थर्ड, ये हेल्प करते हैं लॉ को इंटरप्रिटेट करने में और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को इन अ ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्स्ट। एंड लास्ट, ये बैलेंस करते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी को कलेक्टिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। और आपका देन क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन एंड डिस्कस द पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी डिबेट। सॉल्यूशन पर आएंगे स्टूडेंट हम। सबसे पहले अगेन आपका इंट्रोडक्शन। पार्लियामेंटेड वर्सेस जुडिशरी डिबेट जो है उसका कंसर्न है बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द इलेक्टेड लेजिस्लेचर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये अराइज हुआ है फ्रॉम डिफरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, डेमोक्रेटिक अथॉरिटी और रोल ऑफ जुडिशियल रिव्यू से। ये डिबेट रिफ्लेक्ट करती है टेंशंस बिटवीन द विल ऑफ द पीपल एक्सप्रेस होती है थ्रू पार्लियामेंट और जो आपकी ड्यूटी है जुडिशरी की टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स। अब आ जाता है पहले आपका मीनिंग एंड बैकग्राउंड ऑफ द डिबेट। पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता है पॉपुलर सोवर्जिनिटी एंड उसके पास अथॉरिटी है कि वो लॉज को मेक कर सकता है, अमेंड कर सकता है और रिपेल कर सकता है। सेकेंड इज जुडिशरी जो है वो इंटरेस्टेड है विद द इंटरप्रिटेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और इंश्योर करता है कि लॉज जो है वो कंफर्म करे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को। नेक्स्ट, अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में तो लेजिस्लेटिव एक्शंस जो हैं वो चैलेंज करते हैं बिफोर द कोर्ट्स फॉर वॉलेटिंग द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। और जो डिबेट है ये और भी ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो जाती है अराउंड द क्वेश्चन वेदर द पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर इज अनलिमिटेड और सब्जेक्ट टू द जुडिशियल लिमिट। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आपका रोल ऑफ अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है एक सुप्रीम लॉ ये लॉ मेकिंग बॉडी है विद द रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल। ये एक्सरसाइज करती है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पार्लियामेंट क्लेम करता है लेजिटिमेसी को फ्रॉम डेमोक्रेटिक मैंडेट, आर्ग्यू करता है अनइलेक्टेड जजेस जो है वो उनको ओवरराइड नहीं करना चाहिए फॉर द विल ऑफ द मेजॉरिटी। और एज अ व्यू जुडिशियल इंटरवेंशन जो है उसका इंक्रोचमेंट ऑन लेजिस्लेटिव डोमेन जो है वो देखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रोल एंड अथॉरिटी ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी जो है उसको गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे देखा जाता है। ये एक्सरसाइज करते हैं अपनी जुडिशियल रिव्यू को ताकि वो लॉज की वैलिडिटी और अमेंडमेंट को एग्जामिन कर सके। कोर्ट जो है वो असर्ट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी जो है वो पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी के ऊपर है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का जो एम है वो है आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, फेडरलिज्म को और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को। नेक्स्ट आ जाता है आपका कोर इशू इन द डिबेट कि वेदर जो पार्लियामेंट है उसके पास अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर कोर्ट स्ट्राइक डाउन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। थर्ड, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओवर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन। एंड द फोर्थ कि आपके डेमोक्रेटिक मेजॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी के बीच में टेंशन। नेक्स्ट आता है आपका जुडिशियल पोजीशन एंड डॉक्ट्राइन डेवलपमेंट। जो जुडिशरी है वो इवॉल्व हुई है थ्रू द डॉक्ट्राइन ताकि वो आर्बिट्रेटरी यूज़ ऑफ पार्लियामेंट पावर को लिमिट कर सके। इनका मेन एम्फेसिस है कि कुछ सर्टन कोर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको ऑल्टर नहीं किया जा सकता। कोर्ट जस्टिफाई करता है इंटरवेंशन अगर उसको लगता है कि ज़रूरी है फॉर द इरोजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी को प्रिवेंट करने के लिए। एंड द नेक्स्ट इज कि अप्रोच जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रूल ऑफ लॉ को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। एंड लास्ट पॉइंट आता है आपका पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्ड कि पार्लियामेंट जो है उसका अटैम्प्ट है ताकि वो असर्ट कर सके उसकी सुप्रीमेसी को थ्रू द अमेंडमेंट। ये सॉर्ट करता है रिस्ट्रिक्ट जुडिशियल रिव्यू को और एक्सपैंड करता है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को। और ये जो एक्शंस है फर्दर इंटेंसिफाई करते हैं इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट को। और एट लास्ट बच्चों आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया राइट शॉर्ट नोट्स ऑन 200 वर्ड्स ऑन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। A is parliamentary privileges and the B is role of राज्य सभा। पहले आते हैं हम A पर parliamentary privileges। तो फर्स्ट आएगा आपका इंट्रोडक्शन। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है? वो स्पेशल राइट्स और इम्यूनिटीज़ हैं जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर जो है इंजॉय करते हैं। ये जो प्रिविलेजेस है इंश्योर करते हैं कि लेजिस्लेटर जो है वो अपनी ड्यूटीज़ को फ्रीली, इंडिपेंडेंटली और विदाउट द फियर ऑफ इंटरफेरेंस परफॉर्म करेंगे। और ये असेंशियल है फॉर मेंटेनिंग द डिग्निटी, अथॉरिटी एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब हम आते हैं इसके की फीचर्स पर। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है वो अप्लाई होती है फॉर बोथ द हाउसेज, इन सर्टन केसेस टू द कमिटीज़। फ्रीडम ऑफ स्पीच इनसाइड द हाउस जो है वो कोर प्रिविलेज है जो अलाउ करती है मेंबर्स को कि वो विदाउट लीगल लाइबिलिटी स्पीक कर सकते हैं। कोई भी मेंबर जो होता है वो लाइबल नहीं होता फॉर प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट फॉर स्टेटमेंट्स मेड और वोट्स गिवन इन द हाउस।
4th, मेंबर्स इंजॉय करते हैं इम्यूनिटी को फ्रॉम अरेस्ट इन अ सिविल केसेस ड्यूरिंग द सेशन एंड कमेटी मीटिंग्स। 5th, हाउस के पास पावर होते हैं कि वो रेगुलेट कर सकते हैं अपने इंटरनल प्रोसीडिंग्स को। नेक्स्ट, प्रिविलेजेस जो हैं उसमें राइट टू पनिश फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस और कंटेम्प्ट आता है। 7th, ये जो प्रिविलेजेस हैं प्रोटेक्ट करती हैं कलेक्टिव अथॉरिटी को, हाउस की भी और एज वेल एज इंडिविजुअल मेंबर की भी, और ये डिराइव्ड हुई हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस से। एंड आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। नेक्स्ट आ जाता है आपका रोल ऑफ राज्यसभा, जो इसका बी पार्ट है। तो पहले आएंगे हम इंट्रोडक्शन पर। राज्यसभा जो है वो आपका अपर हाउस है, लेजिस्लेचर का, रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स को विद इन द फेडरल स्ट्रक्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बैलेंसिंग द पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन विद द रीजनल पर्सपेक्टिव और इंश्योर करता है गवर्नेंस की कॉन्टीन्यूटी को। अब आते हैं इसके फंक्शन और सिग्निफिकेंस पर। फर्स्ट, राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट को और सेफगार्ड करता है फेडरल प्रिंसिपल को। सेकंड, ये पार्टिसिपेशन करता है इन लॉ मेकिंग के अंदर बाय डिबेटिंग एंड रिवाइजिंग लेजिस्लेशन। थर्ड, ये एक्ट करता है एज अ रिवाइजिंग चैम्बर बाय एग्जामिनिंग द बिल पास बाय द लोअर हाउस। फोर्थ, ये प्रोवाइड करता है एक्सपीरियंस एंड इन्फॉर्म डिबेट ड्यू टू इट्स कंपोजिशन। फिफ्थ, इसके पास स्पेशल पावर्स होती हैं कुछ मैटर्स पे जो आपके स्टेट इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं। सिक्स्थ, ये ऑथराइज करता है लेजिस्लेचर टू लेजिस्लेचर को ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। सेवन्थ, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर अप्रूविंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एंड लास्ट, ये इंश्योर करता है कॉन्टीन्यूटी एज ये आपका सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन नहीं है। और अब उसका एट लास्ट में आ जाएगा आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमारी टीम ने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आंसर प्रोवाइड करें ताकि आप उसको इजीली समझ सकें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आप लास्ट 5 ईयर के सॉल्यूशन लेना बिल्कुल मत भूलें। हमारी टीम को अभी कांटेक्ट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको अब नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए। थैंक यू।